जी व्यूअर्स, वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं अभी हमारे मेडिकल सेगमेंट में COPD पे। एक पोल का सवाल भी हमने आपसे किया हुआ है और हमारे पोल का क्वेश्चन है कि क्या गोरा करने वाले क्रीम्स इस्तेमाल करने चाहिए नहीं करने चाहिए। COPD पे बात करें। ब्रेक पे जाने से पहले हमें एक कॉल आई थी हबीब साहब की। उन्होंने अपना इशू बताया कि माशाल्लाह हाइट तो उनकी बहुत अच्छी है लेकिन उनका वेट गेन होता जा रहा है और सांस फूलता जा रहा है डे बाई डे। जी डॉक्टर साहब, कौन बताएगा? जी डॉक्टर साहब। देखिए, वज़न बढ़ने का या घटने का ताल्लुक दो फैक्टर्स पे होता है कि कैलोरीज कितनी जा रही हैं और कितनी बर्न हो रही हैं। आमतौर पे मिडिल एज के बाद इंसान थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है खाने पीने में और एक्सरसाइज में। हम एक्सरसाइज करते नहीं हैं और खाने पीने में रिच डाइट हमारी कन्वेंशनल डाइट। आई थिंक वो डायबिटिक है तो वो ऑलरेडी शायद अपना थोड़ा डाइट का तो ख्याल रख ही रहे होंगे। डायबिटीज़ भी मेरा ख्याल है शायद इनको इसी वजह से हुई होगी कि ये ओवरवेट हो गए। तो इनके तमाम मसाइल का हल ये है कि अपने खाने को वॉच करें। जो सारी तली हुई चीज़ें हैं, ऑयली चीज़ें हैं, वो बिल्कुल हटा दें। खाने में जितना नॉमिनल सा ऑयल पड़ता है वो काफ़ी है। उसके अलावा मक्खन, पराठे और यानी समोसा, जलेबी वगैरह इस टाइप की चीज़ें। और डायबिटीज़ होने की वजह से इनको शुगर वैसे ही अवॉइड करनी चाहिए। और डेली एक्सरसाइज को अपना रूटीन बनाएं और 30 मिनट से लेके और 50 मिनट तक डेली जो है ना किसी भी किस्म की लाइट एक्सरसाइज करें और अपना टारगेट्स बनाएं कि मुझे 3 महीने में इतना वज़न कम करना है और 6 महीने में इतना कम करना है। ज़्यादातर लोग जो वेट कम नहीं कर पाते मेरी ऑब्जर्वेशन में ये होती है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें एक हफ्ते में 15 किलो वज़न कम हो जाएगा। दैट्स नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट, पॉसिबल भी नहीं। तो आराम आराम से कम करने का टारगेट्स अचीव करें। कोई वजह नहीं कि जो करने वाले हैं वो कर गुजरते हैं इसी तरह। सही। अच्छा सर, यहाँ पे हम उसके थोड़े से पॉजिटिव एजेंट्स पे बात कर लेते हैं। अभी हमने स्मोकिंग पे बात कर रहे थे तो मैंने सर से भी पूछा था कि पैसिव स्मोकिंग बहुत सारे लोग खुद नहीं कर रहे होते लेकिन वो ऐसे लोगों की सराउंडिंग उनकी ऐसी होती है, ऑफिस का एनवायरनमेंट या कोई ऐसी जगह जहाँ पे इस तरह होता है। दूसरा, अभी जैसा सर ने बात की कि कोल की जो लोग बारबेक्यू बनाते हैं, इस तरह के रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं कि जी बारबेक्यू का धुआं जी नॉन स्टॉप उनके नाक में जा रहा है, ये दिस इज़ वन प्रोफेशनल हैजर्ड इज वेल। प्लस आई थिंक वो जो सिग्नल पे हम लोग खड़े होते हैं और इतना धुआं, पोल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब, क्या ये सब भी पॉजिटिव एजेंट्स में आता है COPD के? जी बिल्कुल। देखिए, हमने एक बात की कि हर वो जलने वाले अमल, हर वो जलने की वजह से किसी भी चीज़ के, सिगरेट हो, चाहे कोयला हो, चाहे कागज़ हो, या चाहे आपने बता दिया गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, इन तमाम चीज़ों में 40 से 50 से लेकर 60 तक के ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि आपकी लंग के लिए टॉक्सिक हैं। अब वो किस मिकदार में जा रहे हैं, किसी चीज़ में ज़्यादा है, किसी में कम है। जैसे जलने वाली चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, कोयला है या आपने बताया सिगरेट है या शीशा है या हुक्का है, तो इन चीज़ों में यकीनन है। अब दूसरी बात जैसे आपने कही कि पैसिव स्मोकिंग, यकीनन जैसे देखिए एक वो है जो डायरेक्टली इसको इनहेल करता है, लेकिन अगर आप भी उस माहौल में बैठी हुई हैं, मैं उस माहौल में बैठा हुआ हूँ, तो ज़ाहिर है उसके इफेक्ट हमारे पास पहुँचते हैं। इसी को पैसिव स्मोकिंग हम ये समझते हैं कि इस वक्त WHO इस वक्त पैसिव स्मोकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। छोटी सी मिसाल हम देते हैं, हम अपने माशरे को तो छोड़ देते हैं, जहाँ पे हम जिन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते उन्हें तो आप छोड़ दीजिए, जिसमें एक सिविक सेंस और एक पूरा हुकूमत का और माशरे का पहलू है कि जैसे आप रोड पे खड़े हुए और वहाँ स्मोक आ रहा है, वो तो आप नहीं रोक सकते। लेकिन आप किसी रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, वहाँ भी तो कोई लॉ बनना चाहिए ना कि अगर कोई स्मोक कर रहा है तो उसके नुकसान आप तक ना पहुँचे। कैसे सेव करें? क्या सारा वक्त मास्क पहन के चलें? दुनिया भर में जो तमाम पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे स्मोकिंग बंद कर दी है, हर जगह बंद है। आप भी बाहर ट्रैवल करती होंगी, बाकी लोग भी देखते हैं, हमारे पास इंटरनेट है। क्यों ऐसा होता है कि वही तमाम रेस्टोरेंट की चेन जो कि बाहर स्मोकिंग फ्री हैं, हमारे पास क्यों स्मोक फ्री नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी हुकूमती सतह पे, माशरती सतह पे, दोनों सतह पे इस चीज़ को रोकने की विल नहीं। मतलब अगर आप स्मोक कर रही हैं तो मेरा क्या कसूर है, या मैं अगर स्मोक कर रहा हूँ तो मेरे साथ वाले का क्या कसूर है? तो ये चीज़ें वहाँ पे तो अवेयर हो चुकी हैं और वहाँ पे उन लोगों ने इस पर बैन लगाया, लेकिन हमारे पास वही तमाम लोग मौजूद नहीं करते। और दूसरा, हम दूसरों को क्यों दोष दें जब हमारी अथॉरिटीज़, हमारे लोग और हम सब खुद, अगर मेरे बराबर में कोई आदमी सिगरेट पी रहा है तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसे रोकूं। एक मक़ूला है कि दुनिया में बहुत सी बुराइयां इस वजह से नहीं होती कि बुरे लोग उनको करते हैं, बल्कि इस वजह से होती हैं कि अच्छे लोग उनको रोकते नहीं, आवाज़ नहीं उठाते। तो मैं अगर किसी ऑफिस में काम करता हूँ, हॉस्पिटल में, क्लिनिक में या किसी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ और मैं किसी सिगरेट पीने वाले को देख रहा हूँ, मैं अकेला हूँ या मेरे साथ फैमिली है, बच्चे हैं, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे पोलाइटली, ज़ाहिर है लड़ने झगड़ने को कोई नहीं कह रहा, ठीक, पोलाइटली उसको समझाया जाए कि भाई एक तो ये कि आप अपने लिए नुकसान पैदा कर रहे हैं, दूसरे ये कि हमारा क्या कसूर है, हम भी उसी कमरे में मौजूद हैं। तो हम में से हर शख्स को एक्टिवली रोकना चाहिए सिगरेट पीने वाले लोगों को,
उससे उनके लिए पीना मुश्किल हो जाएगा, उससे वो भी महफूज रहेंगे किसी हद तक, और कम से कम ये कि पैसिवली जो स्मोक कर रहे हैं वो उससे महफूज रहेंगे, सेफ रहेंगे। सही। अच्छा सर, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं फैसल जवान बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। बेसिकली मैंने डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना था। हाँ जी बिल्कुल कीजिए। मेरी मदर है, मेरी मदर है, उनको प्रॉब्लम है लंग्स का। सर उनका एक लंग्स स्क्वीज्ड है और उनका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ फैसलाबाद से। ठीक है। तो फिर उनको प्रॉब्लम ये है कि उनका रेशा आता है बहुत ज्यादा, और वो मतलब सारी रात बहुत ज्यादा खांसी रहती है, और उनका 1.5 ईयर हो गया तकरीबन इसी प्रॉब्लम में। और हमने घर में इवन डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, क्योंकि हॉस्पिटल में थोड़ा वो प्रॉब्लम फील करती थी। तो ऑक्सीजन सिलेंडर है और हम तकरीबन 8-9 घंटे उनको सिलेंडर से मतलब ऑक्सीजन भी डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है। और सर लेकिन प्रॉब्लम इशू ये है कि वो जो एंटीबायोटिक्स ले रही हैं डॉक्टर, एक खास स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जो वो ही रिकमेंड कर देते हैं, और उससे टेम्परेरी तौर पे तो फर्क पड़ जाता है, लेकिन परमानेंट जो है वो सोल्यूशन वो नहीं हो पा रहा। तो सर आप ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा गाइड करेंगे कि मतलब ये मतलब COPD के सिम्टम्स हैं, और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे आगे फर्दर इसको कंटिन्यू रखें? डॉक्टर साहब कुछ पूछेंगे आप लोग? वालदा जो है आपकी पहले ज़ाहिर एजड खातून होंगी, कभी पहले इस तरह हुआ है कि लकड़ी के साथ वो खाना पकाने वाला अमल उस वक्त रहा होगा पुराने ज़माने में, लकड़ी के साथ खाना पकाती रही, ऐसा रहा है? जी डॉक्टर साहब सॉरी, लकड़ी के साथ लकड़ी पे खाना वो बनाती थी पहले कभी किसी ज़माने में? लकड़ी का तो ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन मतलब अनयूजुअल सा था उनको। अभी मतलब बिल्कुल नॉर्मल एज उनकी गुजरी है, अभी लास्ट एज में जाकर उनको होगा, उनको 45-50 किसी तरह धुएं से एक्सपोजर उनका। चले जी, हम चले ठीक है, इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर इसी से मेरे जहन में सवाल आ रहा है, एम्फाइसीमा जो वो श्रिंकेज ऑफ लंग की बात कर रहे हैं, तो उनका एक लंग जो है वो छोटा है साइज में। मेरा ख्याल है थोड़ा सा हम इस बात को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करने की कोशिश कर लें। जो श्रिंकेज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो होता है फाइब्रोसिस के लिए, फेफड़े का सुकड़ जाना, उसका सख्त हो जाना, उसके रेशो का जो नरम रेशो का सख्त हो जाना। टीबी के बाद भी होता है, किसी भी डैमेज की वजह से, किसी भी डैमेज की वजह से आपका लंग का जो नरम फाइबर है जो कि बिल्कुल गुब्बारे की तरह आपको इन एंड आउट करता है, वो अगर थोड़ा सा उसमें सख्ती के फाइबर में कन्वर्ट हो जाए तो इसको फेफड़ों की श्रिंकेज या सुकड़न या हम फाइब्रोसिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर ये किसी पुरानी बीमारी की सीक्वल की वजह से है, चाहे ट्यूबरक्लोसिस है या कोई और इस तरह की बीमारी रही थी और उसके बाद ये हुआ है, तो उसमें एक लफ्ज़ ब्रोंकाइटिस इस्तेमाल किया जाता है कि फेफड़ों में पुरानी जख्मों की वजह से खाइयाँ खाँचे कह लीजिए, जख्म के निशान रह जाते हैं, पॉकेट्स रह जाते हैं। तो उन पॉकेट्स में बार बार इन्फेक्शन होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक तो ये कि उनमें बार बार इन्फेक्शन होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, दूसरा ये हो जाता है कि फेफड़े का वो हिस्सा काम नहीं कर रहा, लंग का वो वर्किंग कैपेसिटी में नहीं है, तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी तो वैसे ही कम हो गई और आप वल्नरेबल हैं बार बार इन्फेक्शन के। ऐसा ही फील होता है जैसे बता रहे हैं कि डॉक्टर आजाद ने, एक तो मुस्तकिल थोड़े थोड़े अरसे बाद इन्हें एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है, क्योर नहीं होता इनका, नहीं हो पाता, और दूसरा चूंकि फेफड़ा कमज़ोर है, लंग कमज़ोर है, तो उन्हें बार बार एक मिनिमल मिकदार में, मामूली मिकदार में मुस्तकिल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी डे टाइम एक्टिविटी को या कम से कम अपने बैलेंस को मेंटेन कर सकें ऑक्सीजन के लिए। तो मुझे लगता है कि वही चीज़ है। जाहिर सी बात है इसको लफ्ज़ों में ट्रांसलेट करना बगैर देखे बगैर ऐसे की बात करें मुमकिन नहीं होगा, लेकिन वजह वही फील होती है। मैं यहाँ एक टिप दे दूँ कि ये जिस तरह का केस बता रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी क्रॉनिक लंग डिजीज़ जिसमें COPD भी शामिल है, वो बीमारियाँ फेफड़ों की जिसमें खांसी और सांस होते हुए सालों हो गए, इनमें एंड स्टेज में आपके पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं कि आप रिवर्स कर सकें। फेफड़ा एक मरतबा सुकड़ गया, रिवर्स नहीं हो सकता, नॉर्मल शक्ल में नहीं आ सकता। ऑक्सीजन अपटेक एक मरतबा कम हो गई तो शायद लाइफ लॉन्ग ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। लेकिन इसमें ये किया जा सकता है कि जहाँ तक हो सके एलर्जेंस से बचा जाए और इन्फेक्शन से बचा जाए। एलर्जेंस उन चीज़ों को कहते हैं जिनकी वजह से एलर्जी होती है, ऑल्दो ये एस्मा नहीं है, लेकिन किसी भी क्रॉनिक लंग में, जी हाँ, एलर्जेंस वो मिसाल के तौर पे डस्ट है, मट्टी है, घर में जो सफाई वगैरह होती है उससे दूर रहें ऐसे लोग, धुआं वगैरह है उससे दूर रहें, जैसे पैसिव स्मोकिंग का हमने जिक्र किया, स्प्रे वगैरह अपने कमरे में ना करें, इस तरह की चीज़ों से बचें। जानवर अगर कम लगाएं, जानवर, जी हाँ, जानवर अगर घर में पले हुए हैं उनसे, या कबूतर वगैरह आके लोगों के बैठ जाते हैं, ये तो हो गए एलर्जेंस, ठीक है ना। अच्छा। और दूसरा होता है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन से बचना ज़्यादातर लोगों के लिए मुमकिन नहीं है, बस की बात नहीं। हाँ, बस की बात नहीं है, लेकिन कुछ इन्फेक्शंस जो रेस्पिरेटरी बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं उनमें से जो कॉमनेस्ट हैं उनके ख़िलाफ़ वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। और सारे क्रॉनिक लंग वाले पेशेंट्स के लिए जिसमें क्रॉनिक एस्मा है, COPD है, या जैसे इन्होंने अपनी मदर का जिक्र किया
ब्रोंकिएक्टेसिस है, इन तमाम क्रॉनिक लंग वाले में और दूसरी कंडीशन में भी हार्ट डिजीज़ वगैरह, उसमें सर्दियों के शुरू होने से पहले तकरीबन सितंबर अक्टूबर टाइम में इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हर साल लगा लिया जाए जी, फ्लू शॉट जिसको कहते हैं। और एक बैक्टीरिया होता है न्यूमोकोकस, वो उसका भी वैक्सीन अवेलेबल है, वो 5 साल के लिए मौसर होता है अगर आप एक मरतबा लगवा लें। तो जो कॉमनेस्ट जरासीम हैं उनसे प्रोटेक्शन हमें मिल जाती है, तो ये रेकमेंडेड है। वरना उनका फ्लू भी बिगड़ जाता है, कंजेशन। अच्छा सर, कंजेशन क्या, चेस्ट कंजेशन या फ्लू, बिगड़ा हुआ फ्लू होता है कुछ? कंजेशन जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सांस की नालियों का इन्फ्लेम्ड हो जाना, उसमें सिक्रीशन का जमा हो जाना, बलगम का जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, रेशे का जमा हो जाना। एंटी एलर्जिक काफी कॉमनली लोग ले लेते हैं, डिपेंड करता है उसके लिए कि किस वजह से। अगर एलर्जी, आपको पता ही है ना, वो एक ऐसी फॉर्मुलेशन आती है जो कंजेशन के लिए भी होती है, एंटी एलर्जिक भी होती है उसमें। वो हमारी बहुत सारी मास पॉपुलेशन जो है हर मरतबा किसी प्रॉपर डॉक्टर को तो कंसल्ट कर नहीं सकती, तो ज़ाहिर है उनको अपने करीबी और इमीडिएट जो रेमेडीज समझ में आती हैं, और हमारे वैसे भी जो सेल्फ मेडिकेशन का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो उस वजह से वो करते हैं, वो ठीक है। अगर उनको इसमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए तो सही है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत रिलीफ ना मिले तो उसको परसिस्टेंट नहीं करना चाहिए, किसी भी अपने करीबी डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए उस हवाले से, क्योंकि जब तक आप इससे लगा के सुने ना, आपको अंदाज़ा कैसे होगा कि क्या वो वीज़ आ रही है, क्या उसमें कैपिटेशन है, क्या उसमें सिक्रीशन वाकई जमा है या नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ मेरे जहन में बार बार आ रही है, एक ऐसा नाम तो खैर नहीं ले पाऊंगी उसका, लेकिन वो ऐसा स्प्रे होता है जो लोग बार बार घंटे 2 घंटे में एक बार बहुत कॉमनली अवेलेबल है। की बात कर रही हैं जी एग्जैक्टली, वो स्प्रे कर लेते हैं, एक नॉस्ट्रल ब्लॉक करके करना होता है और फिर उसके बाद उनकी नाक थोड़ी देर के लिए खुल जाती है। हाँ, तो सर ये क्या चीज़ है और क्या ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए? इसका सीओपीडी से खैर कोई ताल्लुक नहीं, एलर्जी से है। ऐसे स्प्रे जो है उसमें ज़ाइलोमेटाज़ोलिन एक नामी एक दवाई होती है जो इमीडिएटली जो नाक के अंदर जो वेसल्स होती हैं उनको कंस्ट्रक्ट करती है, जिसके नतीजे में हवा आसानी के साथ पास हो जाती है और मरीज़ मिनटों में ईजी महसूस करने लगते हैं। लेकिन जो लोग इसकी आदत बना लेते हैं ना कि बस वो जब भी नाक, तो वो फिर इसके चक्कर से निकल नहीं पाते, ये क्रॉनिक हो जाती है। और ऐसे लोगों को एडवाइस करना है मेरी कि अपने डॉक्टर से रुजू करें। इसके लिए दूसरे स्प्रेज आते हैं जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, वो लॉन्ग टर्म में लिए जाएं कुछ महीनों के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है बनिस्बत इसके। जी, आप कुछ ऐड कर रहे थे सर? नहीं, मैं इस पर बेसिकली बात कर रहा था कि सीओपीडी के हवाले से हम आगे चलें, तो शीशे के हवाले से आपने तस्करा किया। सही है, अब वो हम अभी बात करते हैं, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग फिदा साहब, कैसे हैं आप? गुड हेल्दी मॉर्निंग, आप ठीक हैं? मैं अखबार से बोल रहा हूँ फिदा। जी जी, कैसे हैं? अल्लाह का फजल, ठीक ठाक। हाँ जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? माशाल्लाह आज का मौजू भी बड़ा अच्छा है, और डॉक्टर साहब ने जो हमारी एक सबसे बड़ी सोशल इवल है कि हम पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग जो करते हैं उनको एथिकली बताते नहीं हैं। सही, और ये बड़ा जरूरी है बताना, प्यार से बंदा बताए। डॉक्टर साहब इज एब्सोल्युटली राइट कि बंदा उसको ये बताए कि अगर तुम ये, अगर एडिक्शन ही है सपोज तुम्हारी, इफ यू कांट विथड्रॉ योर स्मोकिंग, तो ये धुआं भी अपने पास ही रखो, इसको निकालो नहीं औरों के लिए ना। एक नशा अगर कोई करता है वो अपने लिए अगर करता है, एग्जैक्टली, व्हाई अदर पीपल हर्ट फ्रॉम हिज बैड एक्ट। एग्जैक्टली, ट्रू, वेरी ट्रू। एक दोस्त था वो स्मोकर था, तो सेम इज द केस विद हिम। मैं एक मिनट लूंगा आपका, अगर इफ यू डोंट माइंड। नहीं जी, बिल्कुल बात कीजिए। तो वो भी बड़ा हैवी स्मोकर था, तो बड़ा उसको मैं बताता था उसके कॉन्सिक्वेंसेस, तो अल्टीमेटली उसको फिर ब्रोंकाइटिस हुआ, और ब्रोंकाइटिस में भी उसने केयर नहीं की, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स डॉक्टर्स ने लिखी, साथ जो भी व्हाटएवर इट इज, ये तो